हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। खबर आप लोगों तक पहुंच चुकी है। धार भोजशाला अब हिंदू मंदिर है और वहां पर बाकायदा जयघोष होने शुरू हो गए हैं। जो देवी सरस्वती हैं प्रतीकात्मक, उनकी तस्वीर वहां पर लगा दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ अभी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला मामला बाकी बचा हुआ है। तो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, कितना टफ होगा लड़ना, कितना आसान होगा, मुस्लिम पक्ष की दलीलें क्या क्या हैं, ये सारी बातें हमने समझी हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में आज हैं विष्णु शंकर जैन सर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और तमाम देश के जो चर्चित मामले हैं, खासकर मंदिरों को लेके, उसका जाना पहचाना वो चेहरा है। आप पॉडकास्ट देखिए। आज पार्ट 1 आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ। बहुत जल्द पार्ट 2 भी आपके सामने होगा। कुछ और विषयों पर उसमें चर्चा होगी। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कहिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाती हूँ पार्ट 1। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये जो मिला जुला सबका प्रयास था, मैं कहूँगी आप जिसमें अग्रणी थे। अब उसके बाद प्रतीकात्मक ही सही, बाग देवी की मूर्ति भोजशाला में लगाई जा चुकी है। अमर रहे भोज राजा के वहाँ पर जयघोष हो रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ी लड़ाई आपने लड़ी। लेकिन अब जबकि हाई कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आया है, तो सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि भोजशाला क्या है और उसका लीगल स्टेटस अभी क्या है। सबसे पहले आपको प्रणाम और आपके माध्यम से समस्त हिंदू समाज को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये एक सदियों पुराना, मैं कहूँगा कि 10वीं और 11वीं शताब्दी का बनाया हुआ मंदिर था, और जिसमें बराबर मैं जब आगे बात रखूँगा आपके सामने तो मैं बताऊँगा कैसे आक्रांताएँ हुई, कैसे मंदिर तोड़ा गया, और उसके बाद आज उसको हमने वापस पुनः स्थापित किया है वहाँ पे मंदिर का जो अस्तित्व है। तो इसके लिए ये एक सिर्फ मेरा ही नहीं, ना इसमें मैं अग्रणी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मेन इसमें यह है कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल ये फैसला इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है। तो इसके लिए मैं सारे समाज को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति ने अलग अलग जनरेशन में इसके लिए लड़ाई लड़ी है, अपना योगदान दिया है, बलिदान दिया है। कितने लोग जेल गए हैं, लाठियाँ खाई हैं। तो एक पूरे सिविलाइजेशन की, पूरी सभ्यता की ये एक बहुत बड़ी जीत है। अब आपने जो सवाल पूछा उस पर आ जाते हैं कि अभी इसका लीगल स्टेटस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका लीगल स्टेटस आज की डेट में एक हिंदू मंदिर का है, और हमेशा से इसका लीगल स्टेटस एक हिंदू मंदिर का ही रहा है। और जो इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, डिवीजन बेंच ने, उसमें उन्होंने यही बात मानी है कि इसका जो अस्तित्व है वो एक हिंदू मंदिर का है। ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है और इसको राजा भोज ने बनवाया था। और जो गलत ढंग से यहाँ पे नमाज अदा की जा रही थी, नमाज पढ़ी जा रही थी फ्राइडे को, हर फ्राइडे को, उसको हाई कोर्ट ने रोक दिया है। और एएसआई ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस हमको दे दिया है, और इस समय वहाँ पे बराबर निरंतर पूजा पाठ जारी है। आपने कहा गलत ढंग से जो नमाज पढ़ी जा रही थी, तो क्या ये कोर्ट की तरफ से भी बात कही गई है, ये लाइन कही गई है कोर्ट की तरफ से? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब कोर्ट ने ऑपरेटिव पोर्शन अगर आप हाई कोर्ट का देखेंगे तो हाई कोर्ट ने इसको वफ़ नहीं माना। हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जिसमें हर फ्राइडे को उनको नमाज देने की परमिशन दी गई थी 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर में, उसको खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया। तो इसका अर्थ ही यही है कि यहाँ पे नमाज जो पढ़ी जा रही थी गलत ढंग से पढ़ी जा रही थी, क्योंकि अगर उनका लीगल राइट बनता तो वो हमारी पूजा रोकी जाती वहाँ पे और उनको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता टू ऑफर नमाज। तो यहाँ पे जो कोर्ट ने किया है, कोर्ट ने हमारी पूजा को वैलिड माना है, और जो वहाँ पे उसको मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा था बिना कोई वफ़ के, और जो वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही थी जिसकी इजाज़त दी गई थी, उस चीज़ को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मैं भोजशाला का पहले वाला स्टेटस भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना। मेरे व्यूवर बताएंगे अगर आपने कभी ये सुना हो कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मंगलवार को तो पूजा होती है और फिर शुक्रवार को उसी स्थान पर नमाज अदा कर दी जाती है। मतलब पहले तो वो मंदिर होता है, फिर वो चेंज हो जाता है, वो कैसे वहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, वो मस्जिद हो जाता है, और कैसे वो नमाज फिर वैलिड भी हो जाती है। तो क्या आपने बड़ा, बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही पॉइंटेड, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और ये सारे लोगों को जानने की ज़रूरत भी है। एक सेक्युलरिज्म का, जिसे कह सकते हैं सबसे घृणित रूप, भोजशाला के केस में हम सारे लोगों ने देखा। और अब ये मामला जब एक नेशनल अटेंशन इसको मिला है तो लोग सुन पा रहे हैं इसके बारे में। वैसे तो हम लोग काफ़ी सालों से, सदियों से इसके बारे में चिल्ला रहे थे, संघर्ष हो रहा था, पर बात सुनी नहीं जा रही थी।
पर जब से हाई कोर्ट में ये बात सिद्ध हुई है तब से एक ये लोगों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। तो अगर आप इसकी मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। राजा भोज जी ने यहाँ पे 1034 में यहाँ पे माँ सरस्वती माँ वाघ देवी की स्थापना की थी और ये स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग की स्थापना करी गई थी। बहुत सारे ग्रंथों की, बहुत सारे वेदों की, बहुत सारे जो ऋचाएँ हैं उनकी यहाँ पे उनका संकलन किया गया था, उनको यहाँ पे रखा गया था। बहुत सारे लोग, एक गुरुकुल की तरह इसको उपयोग किया जाता था। यहाँ पे बहुत सारा अध्ययन केंद्र था और बहुत सारे ग्रंथों की यहाँ पे संरचना भी हुई है। 1305 में जो क्रूर शासक था खिलजी, उसने यहाँ पे मंदिर को हमारे तोड़ा और जो 1200 ब्राह्मण वहाँ पे उस समय थे उनका कत्लेआम किया, उनका नरसंहार किया, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। उसके बाद जो मौलाना कमालुद्दीन हैं उनका जो निधन हुआ वो 1310 में अहमदाबाद में हुआ, जो कर्णावती में आता है। और उसके बाद फिर से जो महमूद शाह खिलजी दो हैं, अब उन्होंने 1500 के दशक में यहाँ पे दोबारा आक्रमण किया था पर इस जगह का अस्तित्व खत्म नहीं कर पाए थे। उसके बाद समय बदलता चला गया। 1935 में काफ़ी एक यहाँ पे टेंशन का माहौल बना और जो माँ सरस्वती माँ वाघ देवी की मूर्तियाँ थीं और अलग अलग हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ थी उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया। जो बात मैं बोल रहा हूँ कोई भी बात भाषण नहीं है, कोई भी बात कोई नैरेटिव नहीं है, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जो लीगल रिकॉर्ड है वही मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1935 में गलत ढंग से मूर्तियां जो अंदर रखी हुई थी उनको बाहर फेंक दिया गया और यहाँ पे नमाज की अनुमति मिल गई, नमाज पढ़ने लग गए वो लोग। और उसके बाद 1997 में एक ऑर्डर हुआ कि यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी और सिर्फ बसंत पंचमी के दिन यहाँ पे हिंदू समाज के लोगों को पूजा पाठ का अधिकार मिलेगा। इस ऑर्डर को पलटते हुए ASI ने 7 अप्रैल 2003, इसको मार्क कर लीजिए, 7 अप्रैल 2003 टर्निंग पॉइंट है। 7 अप्रैल 2003 को ASI ने यहाँ पे आदेश पारित किया कि यहाँ पे मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा करेंगे, इसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करेंगे और अगर बसंत पंचमी का त्यौहार होता है तो उनको उस दिन, बसंत पंचमी क्योंकि माँ सरस्वती का दिन होता है और ये माँ सरस्वती का स्थान माना जाता है, तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन पूजा पाठ करने का मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बड़ी यूनिक स्थिति उत्पन्न हुई। बहुत सारे ऐसे साल हैं जहां पे बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ गई। तो जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी तो उन्होंने कहा कि हम तो जी अपनी नमाज पढ़ेंगे। हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि हमें तो आज के दिन तो आप नमाज ना करिए, हमें तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का ऑर्डर है। और ऐसी ही स्थिति 22 जनवरी 2026 को उत्पन्न हुई जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही थी। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया इस केस को और मैंने कहा, चीफ जस्टिस साहब के सामने बात रखी कि हमारे लिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का ऑर्डर है और यहाँ पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्टे कर रखा था तो इसको खोला जाए और हमें उस दिन अनरिस्ट्रिक्टेड पूजा की इजाज़त दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्डर पास किया इस केस में और उन्होंने कहा कि हम आपको अनरिस्ट्रिक्टेड पूजा, अखंड पूजा की हम आपको परमिशन देते हैं विदाउट एनी मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन के। पर इसमें ही एक छोटा सा एरिया में, क्योंकि वो नमाज करते चले आ रहे हैं और 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है और भी हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो उस दिन भी उनको हम एक छोटे से सेगमेंट में वहाँ पे नमाज पढ़ने की परमिशन देंगे, जो वो नंबर्स बताएंगे, इतने नंबर्स के लोग उनके आएंगे। तो ये रही बात। पर सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर में ये कह दिया कि इस मामले का फाइनल डिस्पोजल भोजशाला का इंदौर बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जल्द से जल्द करे और इसका फाइनल निर्णय, इसके फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचे। उसके बाद इंदौर बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, डे टू डे सुनवाई की। अप्रैल 2026 से 1.5 महीने की सुनवाई चली और उसके बाद ये फैसला आया है। तो बड़ा आपने जो सवाल पूछा, मैं उसी बात पे, ये मैंने पूरी एक चेन ऑफ इवेंट्स आपको इसलिए बताई कि ऐसा कोई भी आपको जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग जॉइंट एग्जिस्टेंस में रह रहे हैं और एक ही जगह पे नमाज भी हो रही है और एक ही जगह पे पूजा भी हो रही है। और मेरा ऐसा लीगल मत है, मेरा ऐसा लीगल मानना है कि दो में से एक ही चीज़ हो सकती है। हाँ। अगर मंदिर है तो वहाँ पे पूजा होगी और अगर मस्जिद है तो वहाँ पे नमाज होगी। पर यहाँ पे जिस तरह से एक हिंदू मंदिर के परिसर में घुस के गलत ढंग से काम किया जा रहा था, उसको हमने चैलेंज किया था हाई कोर्ट में। मुझे ये भी समझाइए कि एक आम धारणा जो है, एक आम बुद्धि जो समझ पाती है वो ये समझ पाती है कि हमें बताया गया है कि अयोध्या को जो राम मंदिर था वो तो अलग था, अब बाकी पूरे देश में 1947 के समय जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद था वो मस्जिद रहेगी। तो अब ये बताइए कि इसमें कैसे नहीं आड़े हाथ आता है वर्शिप एक्ट जो है हमारा। एक्चुअली बात यह है कि 2-3 लेयर में मेरा जवाब रहेगा आपके इस सवाल का। पहली बात तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो इस देश में बड़े बड़े बैरिस्टर हैं
जो टीवी चैनल मीडिया पे बोलते हैं, जो कभी कोर्ट में आके बहस नहीं करते हैं, और वो जो बता देते हैं वही एक पूरा इंटेलिजेंसिया क्लास जिसे कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल वर्क कह लीजिए, या सर्व समान के लोग कह लीजिए, वो उसको मान लेते हैं कि हाँ जी ये सही है। मैं एक कानून का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं, और प्लीज जब मैं ये बात बोल रहा हूं मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, वो ग्राफिक प्ले करिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4(3)A। सेक्शन 4(3)A में ये लिखा हुआ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा अगर कोई जगह एएसआई द्वारा संरक्षित है। अब मुझे ये बताइए कि जो एक्ट में लिखा है वो चलेगा, साफ साफ जो लिखा हुआ है वो बात चलेगी, कि जो बैरिस्टर साहब का इंटरप्रिटेशन है वो चलेगा। अगर आज मैं कोई एक्ट के विपरीत बात कर दूं तो आप कहेंगे विष्णु जी आप ये कैसे बात कर रहे हैं, ऐसा तो लिखा ही नहीं। पर ये सवाल उनसे नहीं पूछा जाता है। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं किसी की मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर मेरा ये एक प्रश्न है कि जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो आप उनको सेक्शन 4(3)A भी तो दिखाइए। अब मैं आपको भोजशाला के केस में बताना चाहता हूं कि 1951 नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट 1951 के सेक्शन सीरियल नंबर 90 पे भोजशाला दर्ज है, और उसके बाद 1958 का एक्ट आया, और 1958 के एक्ट ने कहा कि जो भी नेशनल मॉन्यूमेंट दर्ज हो चुके हैं वो अब इस एक्ट की परिधि में आएंगे और इस एक्ट के तहत चलेंगे। सेक्शन 3 ऑफ 1958 एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1958। ऑलराइट, तो जब सीधे सीधे एक्ट के तहत है, एएसआई मॉन्यूमेंट दर्ज है, नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो यहां लागू होता नहीं। ये मेरा पहला चरण का जवाब है। पर यह बात चाहे मैं जितनी बार चिल्ला लूं, जितनी बार बता दूं, जितने इसमें पॉडकास्ट कर लूं, ये एक ऐसा एक नैरेटिव बनाया गया है, उस नैरेटिव के आगे इस लीगल आर्ग्यूमेंट की और जो लिखा हुआ एक्ट में उसकी कोई मूल्य नहीं है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है, अब सिद्धांतिक रूप में आ जाते हैं। एक तो मैंने आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब दे दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं होता है उन जगहों पे जो एएसआई द्वारा संरक्षित हैं। पर इस बारे में कभी कोई बात नहीं की जाती, ना कभी दिखाया जाता, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा उसको दिखाएं। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता क्या है, सैद्धांतिक रूप में मैं बात कर रहा हूं, इन प्रिंसिपल। मैं काउंटर करती चलूं। हाँ जी, हाँ जी। 2 सवाल मुझे पूछना है। पहला तो ये कि आप ये जो बोल रहे हैं सेक्शन 4(3)A, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं पता है? तो उन्होंने कभी तो अब उन्होंने तो बताया नहीं कभी, वो तो कह रहे हैं वो कि जानते हैं। आप भी वकील हैं, तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि वो जानते हैं ये बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर उनको इतना वो था कि भाई ये कानून से बाधित है, हाँ। तो उन्होंने बहस क्यों नहीं की कोर्ट में? मीडिया में बोलने से तो कुछ होता नहीं है जी। ठीक बात। आप कोर्ट में आइए, आप बैरिस्टर हैं, कम टू द कोर्ट ऑफ लॉ, आइए कोर्ट के पटल पे, हाई कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट आइए। इतने दिन से मामला चल रहा था, ऐसा तो है नहीं जी कि हम अचानक उठे, हमने कोर्ट में याचिका लगाई और रातों रात फैसला लेके चले आए जी। पिछले 4-5 साल से मामला चल रहा था। तो आपकी जो इतनी अच्छी वेशभूषा है, और पहले भी आप आए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो आप इस केस में क्यों नहीं आए जी? हाँ, और वो तार्किक बात करते हैं, खारिज होता मामला पहले आते, हमें हराते ना कोर्ट में। और कहते हैं कि साहब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू होता है। विष्णु शंकर जैन गलत कह रहे हैं, जो सीरियल नंबर 90 की एंट्री बता रहे हैं 1951 एक्ट की, वो गलत है। सेक्शन 4(3)A है ही नहीं, गलत पढ़ रहे हैं, ऐसी है ही नहीं, लिखा ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, रिपील हो गया, कुछ भी बोलते। हाँ। वो तो आई नहीं जी। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। नहीं, ये दिग्विजय सिंह ने भी दरअसल कहा है, आपने बोला कि एएसआई संरक्षित जो भी, मैं वही बता रहा हूँ, वो जो नैरेटिव एक बना देंगे, हाँ। वही पूरा वो एक जो पूरा आप देख अगले 10-15 साल या जितने दिन तक ये मामला चलेगा, वो एक जो नैरेटिव बना दिया गया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो वो वही बोलते रहेंगे, कंटिन्यूअस बोलते रहेंगे, चाहे आप कितनी बार उनको बता दीजिए। और दिक्कत यह है कि हमारे लोग, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनसे नहीं पूछता है कि साहब ये सेक्शन 4(3)A तो पढ़िए, इसमें लिखा एक्ट लागू नहीं होता। पर वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, या जान के अनजान बनना चाहते हैं, जो भी उनकी डिफिकल्टी है। पर लॉ तो लॉ के हिसाब से चलता है जी। ठीक बात। कानून तो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलता है, किसी के नैरेटिव फैलाने से नहीं चलता है। हाँ। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जो बहुत जानना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए और इस पॉडकास्ट के लिए भी। ऐसा नहीं है जी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सुपरसीड कर दिया, ओवरराइड कर दिया, या इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई, या किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में हमने 11 मई 2022 को रिट पिटिशन फाइल की थी, तो कोर्ट ने इस मामले को एडमिट किया था, नोटिस जारी किया था। इसके बाद 11 मार्च 2024 को, मुझे सारी डेट
विधिवत याद है इसलिए मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, कोई भी मुझे करेक्ट कर सकता है अगर मैंने कोई भी डेट गलत बताई। 11 मार्च 2024 को इस मामले में जस्टिस धर्माधिकारी की खंडपीठ ने, इंदौर बेंच के, उन्होंने इसमें एएसआई सर्वे का आदेश दिया। उस आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक नहीं लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एएसआई सर्वे करेंगे पर ऐसा कोई सर्वे में काम मत करिएगा जिससे इसका चरित्र बदले, धार्मिक चरित्र बदले। ये जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस ऋषिकेश रॉय साहब का फैसला आया। इसके बाद जब 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे सूट्स पे, सिविल सूट्स पे रोक लगा दी और कहा कि न्यायालय में कोई वाद दाखिल नहीं होगा और अगर कोई वाद दाखिल होता है, सिविल सूट फाइल होता है, तो उस पर कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इस मामले को, भोजशाला के मामले को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो पूरी बैच ऑफ पेटिशंस है जिसमें मैंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में नोटिस जारी किया था, उस पूरे बैच ऑफ पेटिशन से सुप्रीम कोर्ट ने इसको टैग कर दिया। तो भोजशाला का मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से टैग हो गया। ऑलराइट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को इस मामले को हाईकोर्ट को रिमांड किया कि आप इसमें फाइनल जजमेंट सुनाइए। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की गंगा नहा के ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आया है। ऐसा नहीं हुआ है कि दो अलग अलग बेंचेस ने अलग अलग ऑर्डर पास कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है कि ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब ने कोई बहुत नई बात आके बता दी। ये सारी चीजें पिछले 4-5 साल से लगातार चल रही हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, इस जजमेंट में जो अभी इंदौर बेंच ने दिया, उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डील किया है, दे हैव डेल्ट विद इट, और उन्होंने बताया है कि कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे लागू नहीं होता है। तो मैं आपके सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्ग्यूमेंट निरर्थक है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जरा स्ट्रेटेजी को समझिए, एक मंशा को भी समझिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो, ये मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है, जो उधर से आ रहा है उसको जरा समझिए। उनका ये कहना है कि जी आप, जो उनका कहना है मैं वो बता रहा हूं, जो आज तक मैं इतने सालों के लिटिगेशन में समझ पाया हूं, विगत 15-16 सालों में। उनका ये कहना है कि जी आप इस तरह के केसेस जो हैं वो न्यायालय में चला ही नहीं सकते। यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट, कोर्ट सुनेगी नहीं इस मामले, कोर्ट जा ही नहीं सकते। सुनना तो सेकंड स्टेज है। हाँ। आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। क्यों? ये क्या, उनका ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसा कहता है, ये उनका इंटरप्रिटेशन है। हाँ। अब मैं एक फंडामेंटल बात आपके चैनल पे आज पूछना चाहता हूं। आज अगर उमर खालिद को जी बेल ना मिले तो कोर्ट जा सकते हैं जी। हाँ। आज अगर जहांगीरपुरी में डिमोलिशन हो रहा हो तो कोर्ट जा सकते हैं जी। अगर आज कोई और बात हो जाए तो रात में 2 बजे भी कोर्ट जा सकते हैं जी और खुलवा सकते हैं जी। हाँ। और हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी अगर मूर्ति कटी हुई है, 1200 लोगों का नरसंहार कर दिया गया, हमारी मंदिर में घुस के आप जबरन कब्जा करके, ये मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसमें साइकी समझने की जरूरत है। आप हमारी मंदिर में जबरन घुस के वहां पे नमाज अदा करें, पर उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये वो मेंटालिटी है दैट वी वर द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री, हम इस देश के बादशाह थे। और आज जो है आप हमारी बादशाहत को हटाने की कोशिश मत करिए। वरना मैं आपके चैनल के माध्यम से आज पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि ज्ञान व्यापी में जहां हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, वहीं पे आके नमाज अदा करनी, वहीं पे वजू करना है। और बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई कि जहां पे 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ, मुझे वहीं पे वजू करनी है। ये एप्लीकेशन दी गई कोर्ट में। क्या कारण है कि आज कुतुब मीनार कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, जहां लिखा हुआ है बाहर कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई है। जहां हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, वहीं पे शाही ईदगाह मस्जिद तामील करनी है। आज जो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी का स्थान है, वहीं पे भोजशाला बनानी है। जो हमारे आदिनाथ भगवान का मंदिर था मालवा में, उसको तोड़ के आदिनाथ, उसको अदीना मस्जिद बनाना है। इसी तरह से ताजमहल में अंदर नमाज हो रही है हर फ्राइडे को, कोई दिक्कत नहीं है। और ताजमहल जो हमारे ईश्वर का शिवलिंग है, जिसपे परेश रावल जी ने भी मूवी बनाई, वो सारे लोग गलत है जी। वो सारे लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, ये सारे लोग फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि आप जो सच्चाई की बात है, क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करिए, मेरिट पे अगर मामला ये सब खुलेगा तो दे हैव नो केस। क्योंकि ये जितनी चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूं, भोजशाला का पूरा परिसर ये चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, जो उसके अंदर 108 खंबे हैं, वो सारे हिंदू मंदिर के खंबे हैं, जो उसमें पिलास्टर्स हैं, बीच में यज्ञ कुंड है, जो संस्कृत की ऋचाएं हैं, उन सबको कैसे नकारेंगे जी?
तो जो गलत ढंग से काम किया है उसको जस्टिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो काम खुले ही ना। नहीं, पर वो ये कह देते हैं, उनका ये कहना रहता है कि ऐसे तो आप जो भी खोदेंगे उसके नीचे आपको खोदा कहीं कहाँ ना जी? कहीं मंदिर मिल जाएगा। खोदा कहाँ जी? हाँ, आप मुझे बताइए, भोजशाला तो सही बात है। कहाँ अब एक डिगिंग हुई हो, हाँ, कोई मुझे बताए। और एसआई की जरा 2100 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ी है, ये तो बिना खोदे काम हुआ है जी। ठीक बात। खोदा कहाँ? तो मुझे There ये is no बताइए, digging as such. मुझे ये बताइए क्या Please दिग्विजय understand, सिंह, मैं एक बात और ये बता दूं, ज्ञानव्यापी में सर्वे हुआ, करीब 90 दिन का सर्वे हुआ ज्ञानव्यापी में, विदाउट डिगिंग रिपोर्ट दी गई है कि यहाँ पे ये हिंदू मंदिर का परिसर है। ठीक बात। ये टेक्नोलॉजी एसआई के पास है, जीपीआर, एक्सरे, रेडार्स और जितनी बाकी चीजें हैं जो स्टडीज हैं। भोजशाला में 98 डेज का सर्वे हुआ, 2100 पन्ने की रिपोर्ट आई विदाउट डिगिंग। मैंने आपको इसीलिए जब मैंने चेन ऑफ इवेंट्स बताई, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और उस आदेश का एसआई ने अक्षर अक्षर पालन किया है कि बिना स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ किए हमने ये रिपोर्ट दी है। तो जहां खोदेंगे वहां मंदिर मिलेगा, ये जो शब्दावली है ये एक खीज है, ये एक मतलब आप कोई इंटेलेक्चुअल बात को इंटेलेक्चुअली जवाब दे नहीं सकते। सामने सामने आपने गलत काम किया है, जब उसमें एक्सपोज हो रहे हैं तो दो फ्रंट लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं जी। पहला कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, कोर्ट में नहीं चल सकता केस, और दूसरा कहाँ खोदेंगे, कितने जगह ढूंढेंगे। ये जो आर्ग्यूमेंट आज आपने भी सुना होगा, सॉरी आपने सवाल नहीं पूछा पर मैं एक फ्लो में है तो मैं बोल देता हूँ, यही पूछा यार भाई कितनी जगह ऐसी ये करेंगे। तो सब देखिए, यही तो नैरेटिव का खेल है कि आपने, अरे ये तो बड़ा फ्रेंच, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा, यहाँ पे हमें डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए, आपने हमें मंदिर मस्जिद में झोंक दिया, सौहार्द खराब। अब आप मुझे ये बताइए, भोजशाला का केस इतने दिनों से चल रहा था, राम मंदिर का केस 69 ईयर से देश की कोर्ट में चला, क्या यहाँ का डेवलपमेंट रुक गया? क्या कोई ब्रिज, हॉस्पिटल, कॉलेज, बैंक बनने से रुक गया जी? या कौन सा बहुत बड़ा पैसा खर्च हो गया सरकार का इस काम में? भाई मैं ये समझूं कि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तब की सरकार ने करोड़ों रुपए लिटिगेशन में लगा दिए जी, और बहुत देश के डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत हो गई, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई स्कूल बनने से रुका क्या? कोई ब्रिज बनने से, कॉलेज बनने से, हॉस्पिटल बनने से रुका क्या? नहीं रुका। राम मंदिर का केस कोर्ट में चला, लोगों ने अपनी बात रखी, कोर्ट का फैसला आ गया। भोजशाला का केस से क्या किसी के देश में डेवलपमेंट रुका क्या? क्या भोजशाला के केस की वजह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये नैरेटिव का खेल है कि जी हम आपको विष्णु शंकर जैन या इनके पिताजी या जितने लोग हैं ये देश को मंदिर मस्जिद की डिबेट में झोंकना चाहते हैं। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ नैरेटिव वॉर। और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक उन्होंने एक गढ़ दिया है कि हाँ जी कितनी जगह ऐसे लेंगे। सवाल ये पूछे, अगर मैं आपसे एक बहुत बेसिक रूप में बात कर रहा हूं, कोई आज मान ली सपोज करिए मेरे गांव में जमीन है, फॉर एग्जाम्पल 5 एकड़ जमीन है, आपने आके उसमें कब्जा कर लिया। अब मैं लड़ाई लड़ूंगी, जी आपने कब्जा कर लिया है, इसको प्लीज हटा दीजिए। या तो मैं कानून अपने हाथ में लेता, और मैं अगर कुछ करता तो आप कहते कानून क्यों अपने हाथ में ले लिया, गो एंड फाइल अ सिविल सूट, न्यायालय जाइए। जब मैं न्यायालय जाऊंगा तो कहेंगे कि जी कितनी जगह ऐसे वापस लेंगे, पर सवाल जो कब्जा कर रहा है उससे नहीं पूछा जा रहा है। देखिए ये कितना एक ऑफेंसिव वॉरफेयर है नैरेटिव का, कि जिसने कब्जा किया है उससे नहीं पूछा जा रहा है कि भाई कितनी ऐसी जगह, मुझे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मिला जिसमें उनसे सवाल पूछा गया हो कि कितनी ऐसी जगह है जहां पे आपने ये कुकृत्य कर रखा है, कितनी ऐसी जगह है जहां पे हिंदू मंदिर के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है। वो नहीं पूछा जाता है। जो इस मातृभूमि के लिए, इस धरा के लिए, अपनी राष्ट्र के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी देवी देवताओं के लिए, अपने इष्ट के लिए जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि जी आप कितनी जगह से लड़ाई लड़ोगे। सवाल उनसे नहीं पूछा जा रहा है जिन्होंने कब्जा किया है। आज मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अदीना मस्जिद, आदिनाथ मंदिर जो है, जिसे अदीना मस्जिद कहते हैं, जहां पे अभी वहां के सांसद ने भी बड़े शान से फोटो खिंचाई, जरा वहां पे जाके और नेट पे रिसर्च करिए, पूरी देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी दिख रही हैं। कुतुब मीनार परिसर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी दिख रही हैं। तो जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी का अस्मिता के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है? मतलब आप हमारी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ते रहें, हमारे मंदिर परिसर में घुस जाएं, और हमारे हिंदू शास्त्रीय नियम का कोई मोल नहीं है। हिंदू शास्त्रीय नियम क्या कहता है? जो राम मंदिर ने सुप्रीम कोर्ट में 2020 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 148 में सुप्रीम कोर्ट ने बात लिखी है कि अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। पर इस बात का कोई मोल नहीं है। बोल किस बात का है कि जब बैरिस्टर साहब कहेंगे आके कि जी वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क,
वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वो बात सुनी जाएगी जी। पर जो बाकी बातें बोलेंगे तो वो कहा जाएगा कि ये तो फ्रिंज एलिमेंट है। तो इस हिसाब से अगर आपकी सारी दलीलों को मैं मानूं, जो आपने मुझे पहले तो 3 पॉइंट्स में बताया कि कैसे भोजशाला में वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं लागू हुआ, बाकी चीज़ें भी थी, तो क्या अब मैं ये मानूं कि ये जो कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ भी मुस्लिम पक्ष की दलीलें नहीं सुनी जाएंगी, खारिज हो जाएंगी? देखिए, मेरा तो लीगल एक्यूमेन ये कहता है, जो मैंने जितने दिन तक वकालत में कोर्ट में देखा है, कि लीगली तो उनका कोई केस नहीं बनता है। कोई केस ही नहीं बनता कोई है। केस ही नहीं बनता है, नो केस एट ऑल। दिस वॉज अ केस ऑफ इलीगल पोजेशन, किसी के घर में घुस के जबरन कोई काम करने का एक केस है। इसके एक नहीं, अगर आप हाईकोर्ट का जजमेंट देखेंगे 240 पन्ने का, हाँ। पूरा हाईकोर्ट ने डिटेल लिखा है कि कैसे वहां पे मेजर किनकैट को मूर्तियां मिली थी 1875 में माँ वाघ देवी की, कैसे लॉर्ड कर्जन 1902-1904 के दशक में उस मूर्ति को ब्रिटिश म्यूजियम ले गए थे, कैसे वहाँ पे जो मूर्तियां उसके नीचे प्राकृत और संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, कैसे वहाँ पे गणेश जी की, तीर्थंकर की, अलग अलग देवी देवताओं की वहाँ पे मूर्तियां मिलती चली गई। कोई ये जो फैसला आया है या जो हमने कोर्ट में बहस रखी है, कोई भावनात्मक बहस नहीं है, या मैं आपके सामने कोई यहाँ पे इमोशनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्योरली लीगल बात कर रहा हूँ, प्योरली लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। हो सकता है मेरा ढंग बोलने का है, समझाने का किसी को ना पसंद आए, बट इट्स अ प्योरली लीगल इशू। आप मुझे बताइए कि एक बहुत बेसिक बात मैं रख रहा हूँ आपके सामने, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1958 है, उसके सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 को जरा आप अपने इसमें डिस्प्ले करिएगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1958, उसका सेक्शन 16(1) क्या कहता है? सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या श्राइन एएसआई के कब्जे में है, एएसआई के कंट्रोल में है, तो एएसआई उसके चरित्र के विपरीत काम नहीं करेगी। ओके, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जस्ट फॉर स्ट्रेटनिंग द रिकॉर्ड्स, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं इस देश में जो एएसआई द्वारा संरक्षित हैं, जहां पूजा हो रही है। दिस इज नॉट अ यूनिक केस। ऐसे बहुत सारे मस्जिद हैं जो एएसआई द्वारा संरक्षित हैं, जहां पे नमाज हो रही है। वो मंदिर में नहीं बदल सकता। हाँ, वो है ना, जो जैसे एएसआई, आज मैं उदाहरण देता हूँ, गोवा का सैफई मस्जिद है, हाँ। वहाँ चले जाइए, बोर्ड लगा हुआ है, नेट पे सर्च कर लीजिए, एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहाँ नमाज अदा हो रही है, उसको मस्जिद के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हाँ। आप अगर हम्पी चले जाएंगे कर्नाटका में, आपको श्रृंखला मिलेगी मंदिरों की, हम्पी में, माउंट आबू में, अलग अलग जगह पे जो एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और वहां पे पूजा पाठ हो रही है। तो पहली बात तो ये धारणा मन से निकाल दें कि जी एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा पाठ नहीं हो सकती है या नमाज नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और इसीलिए मैंने आपको सेक्शन 16 सब क्लॉज 1 बताया, जिसमें लिखा है कि एएसआई के द्वारा संरक्षित कोई जगह है तो एएसआई उसके चरित्र के विपरीत काम नहीं करेगा। अब चरित्र के विपरीत यहाँ काम हो रहा था। 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था जिसमें लिखा था कि यहीं नमाज भी होगी, यहीं पूजा भी होगी। तो इसीलिए हमने बात कही कि चरित्र के विपरीत काम हो रहा है तो पहले चरित्र निर्धारित हो। एएसआई ने स्वयं सर्वे किया, 2100 पन्ने की एएसआई ने रिपोर्ट दी और एएसआई ने कहा कि इसका चरित्र हिंदू मंदिर का है। तो आप मुझे बताइए, जो आपका सवाल है जी कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इनको रिलीफ नहीं मिलेगी। अगर मेरा केस वीक होता तो आई वुड हैव कम एंड स्टूड बिफोर यू एंड सेड कि हाँ ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं और मुझे इसको डील करना पड़ेगा। पर लीगली मुझे इसमें कोई हमारे वीक पॉइंट्स नहीं दिखते हैं। इनफैक्ट जो हमारे साथ अत्याचार हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 13वीं शताब्दी में जो खिलजिया है उसने यहाँ पे आके 1200 लोगों का नरसंहार किया, हमारे मंदिर तोड़े, इसी मंदिर को तोड़ा, भोजशाला मंदिर को तोड़ा माँ सरस्वती के, 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया। उसके बराबर बाद तक लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे पर उनको कभी कोई डायरेक्शन नहीं मिला। कितने लोग आए जी, आंदोलन किया, भाषण दिया, चले गए, पर उससे कुछ हुआ नहीं। ठीक बात। तो आज ये एक इतने दिनों की जो जनरेशन्स का अत्याचार था उसको एक धारा मिली है, उसको एक वेंट मिला है। नहीं तो आप ये बताइए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में लोग कहाँ जाएंगे? एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग कहाँ जाएंगे? हम तो जी, हमारा ही देश है, हम शाहीन बाग की तरह चक्का जाम तो नहीं कर सकते। What we can do at the best is कि हम अपना जो अध्ययन है, जो हमने इतिहास का संकलन किया है, जो हमने रिसर्च की है, जो हमने लॉ पॉइंट्स डेवलप किए हैं, जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, उसको हम संकलन करके कोर्ट के सामने जाएं। और हो सकता है दैट वी मे सक्सीड और वी मे लूज बिफोर द कोर्ट, पर कम से कम हमारी ये मंशा है कहीं बात पहुंचेगी
ऐसा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम जो केसेस कर रहे हैं हमें हर चीज में सक्सेस मिल गई। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम हारे हुए हैं, जिसमें आज भी हमें अभी और लंबी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार का केस, कुतुब मीनार का केस सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दिल्ली में रिजेक्ट कर दिया जी, कि नहीं जी हम नहीं चाहिए, केस नहीं चल सकता। उसके खिलाफ हमने अपील फाइल की है, साकेत कोर्ट में चल रहा है वो मामला, लंबित है। अब जब कभी आज से 10 साल बाद फैसला आएगा तब उस पर दोबारा आपसे बात करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस लीगल लड़ाई चल रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि जी हम कोर्ट में जा रहे हैं और बस कोर्ट ने हमारी बात सुनी, अच्छा वाह सो नाइस, विष्णु शंकर जैन जी आगे और आइए जी फैसला ले लेते हैं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जी। ये स्ट्रगल वाली बात लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव ये भी बताया जा रहा है देश में कि क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार है, क्योंकि इस समय मोदी गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो आप जो भी फाइल कीजिएगा, मंदिर आपको जहां जहां चाहिए, कोर्ट आपके फेवर में ही फैसला देगा। तो मैंने तो इसीलिए आपको कुतुब मीनार का उदाहरण दिया कि हमारा सिविल सूट तो वहां पे रिजेक्ट कर दिया, मतलब दर्ज करने से मना कर दिया गया। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आज 12 दिसंबर 2024 को, मैंने आपको अभी अपनी बात जब रखी तो मैंने आपको पूरा बताया कि 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस पे रोक लगा दी और कहा कि कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। तो 2024 में किसकी सरकार थी? और जो ये बात कह रहे हैं उनका क्या मतलब है? उनका मतलब ये है कहने का कि जी कोर्ट जो है वो सरकार के आधार पे काम करती, यही मतलब है कहने का, जो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ। तो वो मुझे बताएं वो दबाव कहाँ है, कौन जाके मिलता है जी? उन्होंने कोई वीडियो फुटेज निकाला होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कोई जाके मिल रहा है, कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कोई चैनल है ऐसा? तो वो तो जी आज तक कभी आया नहीं। और अगर कोर्ट सरकार के दबाव में इतना कर रही है तो आज जब मैं आपसे पॉडकास्ट कर रहा हूं तो उमर खालिद को आज तो ऑर्डर आया जिसको पलट दिया गया। आज जब इतनी सारी मूवीज आई हैं जो सनातन धर्म के प्रति घृणा रखती हैं, उसको भी कोर्ट ने पलटा है कि नहीं जी हाँ जी चलने दीजिए। ठीक बात है। तो कोर्ट दबाव में का अभी मतलब मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं जी, एक नहीं हजारों उदाहरण जहां पे कोर्ट में फैसले हमारे खिलाफ हुए। एक बात मुझे आप और समझाइए, क्योंकि अयोध्या पर जब वर्डिक्ट आया उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ तो मंदिर बनेगा, लेकिन आप अगर चाहें तो हम आपको दूसरी जगह ज़मीन मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। अब यहाँ भोजशाला वाले मामले में भी यही बात है कि कोर्ट ने कहा आप अपील कीजिए, हम सोचेंगे समझेंगे, सरकार जानेगी और फिर अगर समझ में आएगा तो आपको मस्जिद के लिए ज़मीन दे देंगे। अब अगर आप कह रहे हैं कि ये तो पूरी तरह से अतिक्रमण का ही मामला था, हमारे मंदिर पर जबरन कब्जा करके वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी, तो क्या उसके लिए भी अलग से ज़मीन देनी होती है क्या? देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं देनी होती है। और मैं आपको बहुत ही दृढ़ता से बताऊं ये बात कि जब राम मंदिर का 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था, जब सारे लोग खुशियां मना रहे थे, तो खुशी हमने भी मनाई, पर मैं से मतलब मेरा नहीं है, मैं से मतलब जो कॉज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसका है कि हमने एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल किया था राम मंदिर जजमेंट का। 13 रिव्यू पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर जजमेंट की, 12 मुस्लिम पक्ष की तरफ से और 1 हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसमें हमने कहा था कि जो आपने 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड दी गलत दी है। पर वो रिव्यू पिटिशंस खारिज कर दी गई है। और यही मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो कह रहे हैं लोग कोर्ट दबाव में काम करते हैं, रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी गई। तो मेरा बहुत ही स्पष्ट लीगल मानना है कि इन सारे केसेस में डिस्प्यूट जो है बहुत ही सीमित होता है कि क्या इनका अधिकार बनता है कि नहीं बनता है, वेदर दे हैव अ राइट टू ऑफर नमाज और नॉट। राम मंदिर में टाइटल सूट है, रामलला का टाइटल है कि नहीं है, या मस्जिद है कि नहीं है, बाबरी मस्जिद है कि नहीं है। तो जब कोर्ट ये मान रही है कि हाँ जी ये रामलला का यहाँ पे अस्तित्व था, सरयू में स्नान करके भगवान रामलला के दर्शन किए जाते थे, गुरु साखी में भी 1510 में गुरु नानक देव जी ने वहाँ के दर्शन किए, पूजन पाठ किया है, तो उसके बाद 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड देना गलत था। मैं बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और उसी तरह से भोजशाला के केस में वर्डिंग थोड़ी अलग है। अच्छा। उन्होंने ये कहा है भोजशाला के केस में कि आप सरकार को प्रत्यावेदन देंगे कि आपको मस्जिद के लिए जगह चाहिए और सरकार उसको कंसिडर करेगी। अच्छा। राम मंदिर के केस में वर्डिंग में फर्क था, उन्होंने कहा था 5 एकड़ ऑल्टरनेट लैंड दीजिए। हाँ। यहाँ पे कहा है कि आप सरकार को प्रत्यावेदन दीजिए, सरकार उसको कंसिडर करेगी। कंसिडर में दोनों चीजें हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकता है, अलाउ भी हो सकता है। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने जो सवाल पूछा मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये पैटर्न गलत है। तो फिर तो ज्ञानवापी के बाद भी दे दी जाएगी जमीन, फिर उसके बाद तो मथुरा के बाद भी जमीन दी जाएगी। मैंने इस बात को कहा कि ये चीज गलत है और ये पैसिफाई करने की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एकदम लीगल इशू है और सिर्फ उस पर ही बात होनी चाहिए। पर दिक्कत यह है कि यहाँ पे एक मैं ऐसा मानता हूँ कि एक ऐसी चीज गढ़ी जाती है कि जहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जो ऑपरेसर है वो ऑपरेस्ड है।
जिसने अत्याचार किया उसके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, और जो पीड़ित है उसको बताया जाता है कि जी आप अत्याचारी हैं। यही तो पूरा खेल है आज। इसीलिए तो मैं और आप बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, मैं इतनी एनर्जी लगा के समझा रहा हूं कि जी हम अत्याचारी नहीं है, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का वहां पे और कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, उसके बारे में आज तक कोई कमीशन बनाया ही नहीं गया। जो आज भी पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू हैं वो दर दर जो है ठोकरे खा रहे हैं, उनको आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। आज अलग अलग देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, वो इस देश में वो आज भी अपना न्याय मांग रही हैं, और आज भी क्या कहते हैं वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ जमीन कब्जा हो रही है। पर अत्याचारी कौन है? हमें जी। और जो पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था 10% आज 1% रह गए। वो 9% पॉपुलेशन कहां गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कोई सवाल नहीं है जी। बांग्लादेश में 33% हिंदू थे बंटवारे के टाइम पे, आज 5% रह गए। भारी मात्रा में नरसंहार हुआ, रेप हुआ, क्या क्या कांड हुआ है, मुझे आपके मतलब उसको रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है। पर अत्याचारी कौन है? अत्याचारी हम है जी। ठीक बात। हम बहुत बड़े संविधान विरोधी हैं जी, हम बहुत बड़े कम्युनल एलिमेंट हैं जी, कि हमने यहाँ पे इस तरह की बातें रख दी। हिम्मत कैसे हो गई जी आपकी कि आप कोर्ट चले गए और कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया। और इसीलिए मुझे ये बात याद आती है, राम मंदिर के जजमेंट में जस्टिस SU खान साहब ने लिखा है कि वी वर द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री एंड टुडे वी आर जूनियर पार्टनर्स। मुसलमान इस देश के बादशाह हुआ करते थे और आज जूनियर पार्टनर है। यह जो मानसिकता है, इस मानसिकता से लड़ाई है। आप इस बात को समझिए। आज जब भारत का संविधान बना, आपने आर्टिकल 14 के तहत सबको बराबर मान लिया। हाँ। कि सब इक्वल है। अगर सड़क बनेगी तो सबके लिए बनेगी, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी तो सबके लिए आएंगी। उसमें आपको हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध कुछ नहीं देखना, क्रिश्चियन नहीं देखना। उसके बाद स्पेशल आर्टिकल 29-30 में संविधान सभा में जबकि इसका बहुत विरोध हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका विरोध किया था कि अगर आप इतने वेल निट माइनॉरिटी हैं कि अपने दम पे एक अलग देश बना सकते हैं तो आपको माइनॉरिटी अधिकार नहीं मिलने चाहिए। उसके बाद भी इस देश में माइनॉरिटी अधिकार दिए गए। आर्टिकल 29-30 में माइनॉरिटी मंत्रालय बनाया गया। और उसके बाद भी जो पीड़ित हैं, आज 5,000 करोड़ रुपए से ऊपर की सरकार की योजनाएं हैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज के लिए, कि अगर वो आप IAS UPSC की कोचिंग करना चाहते हैं तो उसमें फ्री कोचिंग दी जाएगी, वक्फ को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, अलग अलग योजनाएं हैं। उसके बाद भी पीड़ित कौन है? मेजॉरिटी कम्युनिटी है। ये एक बड़ा अनूठा, मैं आपको बताऊं, सेटअप है मैम, जहां पे और देश में जो मेजॉरिटी, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, और बाकी देशों में देखेंगे तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वो कहती है हमें समानता का अधिकार दे दीजिए, लेट अस लिव विद डिग्निटी, हमें इक्वालिटी का अधिकार दे दीजिए। ये उल्टा देश है जी। यहाँ पे हमारे देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि हमें आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी का अधिकार दे दीजिए। आपने इनको ज्यादा अधिकार दे दिए, इसको कम करिए, हमें उनको बराबर बना दीजिए। ये स्पेशल चीज हो रही है यहाँ पे। UCC से आपको लगता है इसमें बदलाव आएगा? देखिए सब बराबर फिर एक बार फिर हो जाएंगे? देखिए, मैं UCC के पक्ष में नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। UCC जो है, UCC पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किस एरिया में दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट, यू हैव टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में तो यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत क्या है कि अगर कोई आदमी चोरी करेगा तो वो चोर, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, किसी भी धर्म से आता हो, हाँ। चोरी चोरी है जी। हाँ। पर क्रिमिनल लॉ में एक ऐसा सेक्शन है जो इसको एक्सक्लूड करता है। एक नहीं, एक क्रिमिनल लॉ के दो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। पहला, सेक्शन 494 IPC, जो अभी प्रेजेंट BNS में भी सेम सेक्शन कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कि अगर एक हिंदू समाज के व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर लेता है डिस्पाइट हिज स्पाउस लिविंग, तो इट्स एन ऑफेंस ऑफ बाइगेमी अंडर द IPC प्रोविजंस। पर यह चीज दूसरे वर्ग के ऊपर लागू नहीं होती है। पर UCC आने के बाद तो हो जाएगी? नहीं हो रही है ना जी। UCC में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्रिमिनल कोड में यूनिफॉर्मिटी कहाँ लाए? अच्छा जी। और पॉस्को की जो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। पॉस्को में आप देख लीजिए, इसमें जजमेंट से केरला हाईकोर्ट के, पंजाब हाईकोर्ट के डिफरेंट व्यूज लिए हैं, हाँ। कि पॉस्को उन पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है। अप्लाई नहीं होता है? बहुत कुछ हाईकोर्ट्स ने व्यू लिया नहीं होता है, कुछ हाईकोर्ट्स ने व्यू लिया होता है। और UCC के बाद भी नहीं होगा? नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट्स नॉट अ क्रिमिनल कोड। ये मेरे लिए नई जानकारी है, मुझे नहीं पता। व्यूवर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम तो यही सुन रहे हैं हमेशा से कि UCC जब आएगा तो नियम दोनों के लिए बराबर हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, UCC का कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो बाइगेमी को खत्म करता है? सही करिए ना, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
यूसीसी का ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो बाइगेमी के ऑफेंस को सबके लिए समान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे एक से ज्यादा शादी करनी, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा शादी करना गुनाह है तो सबके लिए गुनाह होना चाहिए ना। विष्णु शंकर जैन के लिए भी गुनाह होना चाहिए और किसी खान के लिए भी गुनाह खान होना के लिए भी गुनाह होना चाहिए, चाहिए। लेकिन यूसीसी आने के बाद भी वो नहीं होने नहीं वाला है, है। कहाँ है? अगर ऐसा होता तो अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज होगी होती हैं जी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। पॉस्को में आज जो पॉस्को कितना संगीन अपराध है, हाँ। आज इसी बात से तो उसमें एग्जेम्पशन मिलता है। मैं वो सारी बातें नहीं रखना चाहता हूं, नहीं तो सर तन से जुदा होने के नारे लग सकते हैं। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं, पॉस्को का अध्ययन कर लीजिए और जजमेंट्स का अध्ययन कर लीजिए। जो आप, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पॉस्को जैसा घृणित अपराध जो है वो आज उसमें एग्जेम्पशन कैसे मिल रहा है, तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। आज जो हलाला जैसी प्रैक्टिस है, जो सीधे सीधे बहुत ही घृणित अपराध है, उस पर कहां कोई आपने ऑफेंस उसको डिक्लेयर किया। आप इस बात को समझिए, यूसीसी में क्या हो रहा है। यूसीसी में ये हो रहा है जी, और मैं एक बात बहुत ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे कहना चाहता हूं। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर एडवोकेट के साथ डिबेट कर रहा था एक नेशनल टेलीविजन पे, तो उन्होंने कहा एवरी रिलीजन इज अ शॉप, हर एक धर्म एक शॉप है। और अगर आज ऐसी बात है, अगर यही बात है कि हर एक जैसे आपका ये चैनल है, तो आप तो एक कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसको व्यूअरशिप मिले। मैं एक उदाहरण पे अपनी बात समझा। हाँ, और हर एक धर्म ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे फोल्ड में आए और जो हमने रास्ता बताया है उस रास्ते पे चले, तो पर सही ढंग से ना। हाँ, सही ढंग से। हाँ। तो पर आप जो है आज तो यूसीसी में जो दूसरी जगह गलतियां हैं उसको सही कर रहे हैं ना। हमारे यहाँ पे तो जो महिलाएं हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, बहन है, उनको तो इक्वल अधिकार है ही है। हाँ। हिंदू मैरिज है, हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक बात। तो अगर वहां पे प्रॉब्लम्स हैं तो ये उनकी दिक्कत है। अगर वहां पे ट्रिपल तलाक है, वहां पे विमेन को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, हाँ। तो वाई शुड बी करेक्ट दैट? क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। नहीं, और वो भी नहीं, हमारे पर मैं ये अपने कह रहा हैं। हूं ना कि जो हाँ। सही रास्ता है, सही रास्ते में लोग आए भाई। आज आर्टिकल 25 के तहत, आज आर्टिकल 25 के तहत मेरा भी तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है टू प्रोपोगेट माई रिलीजन। आज जब मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा देखिए कि हमारे यहाँ पे तो हमारी माताओं बहनों को इक्वल अधिकार है, हमारे यहाँ पे ट्रिपल तलाक नहीं होता है, हमारे यहाँ पे हलाला नहीं होता है, हमारे यहाँ पे ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो सती था उस पर बहुत डिबेट हुई जी, सती खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिजेस थी उसको खत्म कर दिया गया एबॉलिशन एक्ट लाके, और उसको सारे लोगों ने स्वीकार किया। जितने रिफॉर्मिस्ट चीजें आई हमने स्वीकार किया। तो जब हमारे यहाँ प्रॉपर रिफॉर्म्स हो चुके हैं और हर वर्ग को इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर यहाँ पे अच्छे से जीने का अधिकार है, तो फिर आप हमारे फोल्ड में आइए। कम इन हिंदुइज्म, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक। तो यूसीसी लाने से मेरे हिसाब से मैं इसका समर्थक नहीं हूं। ठीक है।